आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। एक बार देख लेते हैं फिर से एसजीएक्स निफ्टी को, जो कि इंटरडे लोस पर ट्रेड कर रहा है और अभी भी 16 पॉइंट्स डाउन 9896 के लेवल्स पर है। लेकिन अब बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों की। अंचल हमारे साथ मौजूद हैं और आज फोकस में रहेगा पूरा ही एविएशन स्पेस, क्योंकि एक एविएशन कंपनी पर नहीं बल्कि तीन कंपनियों पर खबर है, जिसमें एयर इंडिया है, इंडिगो है और जेट एयरवेज है। क्विकली अंचल से समझ लेते हैं। अंचल बताइए क्या क्या खबरें हैं। बिल्कुल दिवाली, आज एविएशन स्पेस में काफी हलचल है। एक तरफ जेट एयरवेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो नेगेटिव स्टोरीज हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं। अब पहले आपको याद होगा इन्होंने 30% तक दाम घटाया, वेतन घटाया था अपने जूनियर पायलट्स का। अब एक नई खबर आई है कि कंपनी ने अपने जूनियर पायलट से मांग की है श्योरिटी बॉन्ड की, और ये जो श्योरिटी बॉन्ड है 1 करोड़ की रकम का है, यानी अगले 5 से 7 साल तक जो जूनियर पायलट्स हैं उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी जेट एयरवेज के साथ, और अगर वो छोड़ते हैं तो उस बॉन्ड की जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो कंपनी को पे करनी होगी। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें जो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कटिंग, हार्ड कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैं वो कंपनी जारी रख रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, दीपाली 30% तक वेतन घटाई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अब कंपनी ने अपने पायलट्स को हर महीने 10 दिन की एक ब्लॉक लीव दी है, यानी 1/3 पे डेज आपको ऑफ दे दिए गए हैं, ताकि आपकी जो तनख्वाह घटी है उसे किसी तरह से कंपनसेट किया जाए। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज ये 200 जूनियर पायलट्स हैं और 200 के 200 जूनियर पायलट से ये बॉन्ड मांगा गया। आप देखना होगा किस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस रहते हैं वो कैसे कंपनी मैनेज करती है, क्योंकि काफी क्रिटिकल रहेगा अपने पायलट्स को रिटेन करना। दूसरी ओर इंडिगो पे एक और खबर आई है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं आप वो कहीं ना कहीं इंडिगो से एग्जिट करते हुए दिखे हैं। जून के महीने की अगर आप बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने करीब 120 करोड़ के शेयर बेचे हैं, और जो बिक्री की गई है उसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड और डीएसपी ब्लैक रॉक, इन 3 म्यूचुअल फंड्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है कंपनी में। अभी भी कई सारे म्यूचुअल फंड जरूर बाकी हैं, लेकिन हाँ, जो बातचीत चल रही है और जो बात ये है कि जिस तरह कंपनी ने इंटरेस्ट जताया है एयर इंडिया के कुछ कारोबारों का अधिग्रहण करने की, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखी, क्योंकि अभी सर्टेनिटी नहीं है कि किस तरह से कंपनी एक्वायर करेगी, उसे फंड कैसे करेगी और अपने मार्जिन को कैसे मेंटेन रखेगी। दूसरी ओर एयर इंडिया के ऊपर अब और नए नाम ऐड होते हुए दिखे, केकेआर और वॉकबर्ग पिंकस, इन दोनों ही पीई फंड्स ने इच्छा जताई है एयर इंडिया के कारोबार को खरीदने के लिए, और दोनों ने ही अलग अलग प्रस्ताव ऑलरेडी एयर इंडिया को भेज दिए हैं। देखिए, ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है दीपाली, आपको याद होगा सरकार ने कहा था जो एयर इंडिया पे कर्ज है उसका एक हिस्सा वो पे ऑफ करेंगे, उसके बाद बिक्री होगी, उसके बाद विनिवेश होगा। अगर ऐसा होता है तो पी का मानना है काफी आकर्षक हो जाएगा एयर इंडिया को खरीदना। अभी करीब 48,800 करोड़ से ऊपर का कर्ज है एयर इंडिया पे। अगर इसका एक हिस्सा सरकार पे ऑफ कर देती है और फिर डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव बेट हो जाएगी, जिसमें काफी और पीस आ सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में 2 बड़े पीस केकेआर और वॉकबर्ग पिंकस ने ऑलरेडी एक प्रपोजल भेज दिया है। ठीक है, तो बड़ी खबरें हैं ये, फिर चाहे वो एयर इंडिया से जुड़ी हुई हो, इंडिगो पर जुड़ी हुई। शायद इंडिगो और जेट एयरवेज में आज के सेशन में थोड़े सेंटीमेंट्स भी वीक रहे हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इंडिगो से अपनी होल्डिंग वो निकले हैं इंडिगो से बाहर, और जेट एयरवेज की तो खबरें हैं जो कि सैलरी कट को लेकर बनी हुई हैं। और अब जो खबर आई है वो डेफिनेटली सेंटीमेंट्स को थोड़ा और वीकेंड कर सकती है, कि उन्होंने अपने जूनियर पायलट से कहा है कि वो 1 करोड़ का बॉन्ड साइन करें। पिछले सेशन में भी एक लैकलस्टर मूव इस पूरे स्पेस में देखा गया था। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और कमोडिटीज़ की ओर रुख कर लेते हैं, और आज के जो एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे वो वीरेश हिरामत हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, गुड मॉर्निंग। पहले तो क्रूड पर अपना आउटलुक दीजिए। फ्राइडे के सेशन में एक वीकनेस हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखी थी, और अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में ये सॉफ्टनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। आज होने वाली जो बैठक है रशिया में ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन ट्रेड कैसे लें आज? देखिए, एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज ने प्रोडक्शन कट के बारे में बात करने वाला है, कितना करना, क्या करना है बोल के। बट ओवरऑल मैं इसके बावजूद मार्केट एक ओवर सप्लाई सिचुएशन में ये वाला फंडामेंटल देखते हुए मेरे को लग रहा है क्रूड ऑयल ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रह सकता है। शुरुआत ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा सा एक बूस्ट ले सकता है, रिकवरी ले सकता है। जो भी एक रिकवरी लेगा वहां पे एक बेच करके चलना चाहिए। आज के इंट्राडे के लिए सलाह रहेगी सेल करने के लिए 2980 में 2900 का टारगेट रहेगा, और 3020 लेवल्स का एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, दूसरी कमोडिटी आपकी ओर से? दूसरी मेरा गोल्ड रहेगा। गोल्ड में लगातार एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में। आज भी वो एक ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसलिए मैं बाइंग का रेकमेंड करूंगा अराउंड 28,480 में। 28,600 का टारगेट रहेगा और 28,370 का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए शुक्रिया वीरेश आपका। तो गोल्ड पर ही बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 28,480 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी है, 28,600 की टारगेट, 28,370 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और वहीं क्रूड पर इनका आउटलुक ये है कि थोड़ा सा भी कॉशियस रहने की जरूरत है, और इसीलिए जो इन्होंने
व्यू दिया है क्रूड पर, बिकवाली का ही दिया 2980 के लेवल पर शॉर्ट पोजीशंस बनाइए, 2900 के टारगेट, 3020 का स्टॉप लॉस। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स अब जान लेते हैं। अंचल हमारे साथ मौजूद है। अंचल, फ्रेश रिपोर्ट्स आई होंगी और इन रिपोर्ट्स पे क्या RIL शामिल है? बिल्कुल RIL पे अभी ब्रोकर्स बातचीत कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, उन्होंने रिसर्च नोट्स काफी सारे ब्रोकर्स ने दिए हैं। सबसे पहले कोटक की बात कर लेते हैं। उन्होंने RIL की रेटिंग को रिड्यूस किया है, 8 से रेटिंग को घटाकर अब रिड्यूस किया गया है। जो टारगेट दे रहे हैं 1500 का दे रहे हैं। बेसिकली जो रिपोर्ट है उसका पैग एक ही है कि कंपनी का केपेक्स बहुत हैवी है और साथ साथ कर्ज बढ़ रहा है। उसे कंपनी कैसे सर्विस करती है वो क्रिटिकल रहेगा और जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आएगी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा दीपाली जो बाकी ब्रोकर हैं RIL पे सभी बुलिश हैं। CLSA ने RIL का लक्ष्य बढ़ाया, 1710 से बढ़ाकर 1920 किया है। साथ ही FY 18 से 20 के बीच में जो EPS अनुमान है उसे 1 से 24% बढ़ाया है। दूसरी ओर एडलवाइस ने RIL का लक्ष्य 1645 से बढ़ाकर अब 1782 किया है और JM फाइनेंशियल्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का लक्ष्य 1290 से सीधा बढ़ाकर 1650 किया है। JP मॉर्गन ने भी 1310 से RIL का लक्ष्य बढ़ाकर अब 1460 किया है। कहीं ना कहीं मोरलेस ब्रोकर्स का मानना है जो मूव है जिस तरह से जियो पिकअप कर रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा आने वाले दिन जियो के लिए। मैक्वेरी ने ITC के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बेसिकली आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है, टारगेट दे रहे हैं 340 का। जिस तरह से सेस बढ़ा है उसका इंपैक्ट डेफिनेटली कंपनी पे आएगा, लेकिन क्योंकि कंपनी लगातार जो चेंजेस इन टैक्स है वो ट्रांसफर कर देती है अपने कस्टमर्स को, तो उम्मीद ये है कि इस बार भी सिगरेट के दाम 7 से 8% तक बढ़ाती हुई दिखेगी कंपनी और इसकी वजह से वॉल्यूम पे प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन मार्जिन ऐसे अच्छे रोड नहीं होंगे। नोम्यूरा ने DHFL के ऊपर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, 475 के टारगेट्स दे रहे हैं और ओवरऑल AUM में जो इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वहां ग्रोथ अच्छी रही है। और लास्टली मोतीलाल ओसवाल ने MRPL के ऊपर एक नई रेटिंग जारी की है, रेटिंग को घटाकर सेल किया है, लक्ष्य देना 113 का। वैल्यूएशन अब काफी महंगी हो गई है और यहां से कोई बड़ी तेजी की अब उम्मीद नहीं की जा रही है। ठीक है, चलिए शुक्रिया अंचल आपका रिपोर्ट्स बताने के लिए। RIL पर रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग है जहां पर टारगेट्स इंक्रीज किए गए हैं, 1900 2000 तक के टारगेट्स अब RIL पर आ रहे हैं। एक BPCL HPCL पर भी नजर रखकर चलिए। गोल्डमैन सैक्स ने अपने कन्वेक्शन लिस्ट में ऐड किया है BPCL को और HPCL को भी बाय रेटिंग दी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि जल्द ही डीजल से चलने वाले जनरेटर्स CNG और PNG से चलेंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और IGL ने दिल्ली NCR के रिहायशी इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की है। पहले चरण में 70% PNG और 30% डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा। IGL के इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ पोल्यूशन कम होगा बल्कि ये सस्ता भी पड़ेगा। कंपनी के मुताबिक गैस से पावर बैकअप जनरेटर्स चलाना 20% तक सस्ता हो जाएगा। दिल्ली NCR में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के ज्यादातर रेजिडेंशियल सोसाइटी में पावर बैकअप के लिए जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है। और अमेरिका के बाद सिंगापुर में भी इंडियन IT प्रोफेशनल्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सिंगापुर के डेप्यूटी PM थर्मन शनमू ने सिंगापुर के वीजा पॉलिसी में बदलाव से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सिंगापुर की नई वीजा पॉलिसी एकदम ठीक है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में 1/3 प्रोफेशनल्स विदेशी हैं, इसीलिए और फॉरेनर्स के सिंगापुर आने से रोकना जरूरी है। सिंगापुर में ज्यादातर इंडियन IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इन्फोसिस, TCS, HCL और विप्रो जैसी इंडियन IT कंपनीज सिंगापुर में मौजूद हैं और उन्हें कड़ी वीजा पॉलिसी से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सिंगापुर में कुल 55 लाख मैन पावर है जिसमें 20 लाख विदेशी प्रोफेशनल्स हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिल्डर 1.5 लाख बायर्स को समय से फ्लैट दे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनमें से ज्यादातर फ्लैट नोएडा में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स और खरीदार के बीच समस्या है और नोएडा में खरीदारों की ओर से शिकायत मिली है जिसे खत्म करना होगा। दूसरा जो कार्य हम करें, जो आवासीय स्कीम हम लोग लेकर के भी आए, उसको आधा दोहराना छोड़ें। अक्सर आप देखें, आप चले जाइए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वहां समस्या क्या है? वहां तो यही समस्या पैदा कर दी गई है, अधूरे छोड़ दे गए। वहां पर हर तबके का व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। 1.5 लाख से ऊपर ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। और यह सबसे बड़ा संकट है।